हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सी एस सोल्यूशन। आज 1 मई 2022 को एचपी हाई कोर्ट का क्लर्क का एग्ज़ाम था। क्लर्क और प्रूफ रीडर का एग्ज़ाम। ये आपका स्क्रीनिंग टेस्ट था आज का एचपी हाई कोर्ट का क्लर्क का। टोटल इसमें 100 क्वेश्चन थे, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात क्या हुई, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई। ये देखिए, यहाँ मेंशन किया गया था देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। ये बहुत ही बड़ा चेंज हुआ है लास्ट मोमेंट पे पेपर में, जिससे क्या हुआ कि पेपर की जो एक फिल्ट्रेशन थी वो ख़त्म हो गई, क्योंकि सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने वाले थे, कोई भी किसी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पेपर को। और इस लेक्चर में आपको मिलेंगे पूरे क्वेश्चन 100। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन 100 क्वेश्चन ऑफ द एचपी हाईकोर्ट क्लर्क। इससे पहले मैंने आपको कंप्यूटर और एचपीजी की कराया था। उन पेपरों में जो भी क्वेश्चन में गलती थी मैंने मैसेज में पिन कर दिया है। कंप्यूटर में एक क्वेश्चन गलत कर दिया था, उसका आंसर कमेंट था, और एचपी का एक चांशल पीक वो गलत था, आपको पिन कर दिया गया है। पेपर तो आपको सबने सॉल्व कराए होंगे, लेकिन इस लेक्चर में आपको मिलेगा डिटेल सोल्यूशन। डिटेल सोल्यूशन का मतलब है कि इसका जो मेन पार्ट था रीजनिंग, रीजनिंग आपको सबने सॉल्व कराई होगी, लेकिन यहाँ पे आपकी रीजनिंग सॉल्व होगी डिटेल में, जो कि और किसी चैनल पे आप अवेलेबल नहीं है। इसकी गारंटी 100% है। ओके, लेट्स बिगिन टुडे लेक्चर विद क्वेश्चन नंबर 1। हमारा पहला क्वेश्चन था इंडिया जीके से। टोटल इसमें 30 क्वेश्चन आपके आए थे, नेशनल प्लस इंटरनेशनल, जिसमें आपके कंट्री भी इंक्लूड थे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा, द ओल्डेस्ट रॉक कट आर्किटेक्चर इज फाउंड इन। बात की गई है ओल्डेस्ट रॉक कट की, फोकस ऑन दी वर्ड ओल्डेस्ट, इसलिए आपका आंसर होगा बिहार। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगर किसी आंसर में कोई गलती होगी तो उसे बाद में पिन कर दिया जाएगा कमेंट सेक्शन पे, क्योंकि अभी इसकी प्रोविजन आंसर की नहीं है। ये प्रोविजन आंसर की में जो चेंज होगा उसे पिन कर दिया जाएगा, और बाद में जब फाइनल आंसर की में जो चेंज होगा उसको भी पिन कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन था, मिल्क सुगर इज लैक्टोज इज राइट आंसर। इको इज प्रोड्यूस ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू हाउस ऑफ द पीपल, जिसको बोलते हैं लोकसभा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। हु कैन अपॉइंट अ जज ऑफ हाई कोर्ट एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। यहाँ बात की गई थी कि जो जो हाई कोर्ट में जज होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, और जो बाद में कार्य करते हैं सीजे एज ऑफ हाई कोर्ट। इसका आंसर था आपका प्रेसिडेंट। ऑप्शन ए सही आंसर होगा, राष्ट्रपति। हु क्वाइन दी स्लोगन स्वराज इन माई बर्थ। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसका आंसर था आपका बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्लियर। महात्मा गांधी वॉज रेफर टू एज द फादर ऑफ नेशन। इन्हें फादर ऑफ नेशन किसने बोला सबसे पहले? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ नो इंटरनेशनल बाउंड्री। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर होगा। छत्तीसगढ़ एक ऐसी स्टेट है जो किसी भी इंटरनेशनल बाउंड्री से टच नहीं करती। हमारा अगला क्वेश्चन आता है 9th। यहाँ बात की गई थी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे की, जो आपका मनाया जाता है 24 जनवरी को। अगला क्वेश्चन था, वेयर नेशनल डिफेंस एकेडमी सिचुएटेड। आपकी जो एनडीए है वो कहाँ पे है? ये आपकी है खड़क वासला में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 11 द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट। फोकस ऑन दी वर्ड हाई कोर्ट। यहाँ बात की गई हाई कोर्ट की, इससे आपका आंसर हुआ 62। हु इज नोन एज मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी टैसी थॉमस। टाइड्स इन द सी आर कॉज्ड बाय। ये क्वेश्चन आपका साइंस का है, ज्योग्राफी का है। इसका आंसर था आपका ग्रेविटेशनल, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। कॉमन सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड NaCl। केमिकली विनेगर इज अ एसिटिक एसिड विच इज अ सोशल इंजेक्ट। दैट इज द आंट, जो बोलते हैं चींटियाँ का समूह। अगला क्वेश्चन था आपका 17। द ओरिजिनल नेम गिवन टू फॉलोअर ऑफ महावीर वाज। मैक्सिमम लोगों ने आंसर कर दिया जैन, जबकि इसका आंसर था आपका नीलग्रंथास। चलिए चलते हैं इसके ओरिजिनल प्रूफ की तरफ। हो सकता है कुछ लोग बोलें कि इसका आंसर जैन होगा, लेकिन हमारा काम है आपको कंप्लीट नॉलेज देना, एडवांस नॉलेज देना, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि किसी भी अभ्यर्थी को गलत इन्फॉर्मेशन जाए। इसलिए अब आपको बताना पड़ेगा इसका प्रूफ, जो इसका प्रूफ मिलेगा आपको लूसेंट में। ये देखिए, जैन धर्म की बात यहाँ पे हो रही है। जब हम जैन धर्म को पढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेंसिल से मार्क किया गया है। इस पॉइंट को आप ध्यान से देखेंगे, जिसको मैं राउंड कर रहा हूँ। यहाँ लिखा गया था, इसी समय से महावीर कुछ जिन, अरहत और निग्रंथ कहलाए। तो यहाँ बात की गई थी
इसी क्वेश्चन की, तो निग्रंथ इसमें मिल गया हमें आंसर, इसलिए आपका आंसर हुआ निग्रंथ। इसलिए आपका आंसर हुआ निर्ग्रंथ था। ये देखिए ऑप्शन बी था आपका निर्ग्रंथ था, ये सही आंसर होगा। द फेमस चतुर्भुज टेम्पल एट खजुराहो, खजुराहो में जो आपका चतुर्भुज टेम्पल था फेमस, वो किसने बनाया? यशोवर्मन ने, यशोवर्मन सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पायर टॉम्ब इज आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर किसका टॉम्ब है? कौन सा एम्पायर, कौन सा एम्पायर था वो? जहांगीर। इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन द एक्सपोर्ट ऑफ द मैका, जिसको बोलते हैं अमरक। द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इज एशिया। हु डिस्कवर द फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी? दैट इज द हेनरी बैक्यूएल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। वर्ल्ड लार्जेस्ट मेट्रो रेल लाइन ओपन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? दैट इज द शंघाई। विच डेजर्ट नॉन एज द हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट रिसेंटली विटनेस्ड स्नोफॉल? नॉन फॉर हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट रिसेंटली विटनेस स्नोफॉल, यहाँ बात की गई थी कैसा आपका कौन सा डेजर्ट था जो हाल ही में जहाँ पे आपकी स्नोफॉल हो गई थी? द ओनली एंड वन ऑन ओनली दैट इज इज सहारा मारूस्थल। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। ये आपका करंट अफेयर था। अगला क्वेश्चन था द वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर फ्लाइंग बोट द जेट इज सेट टू बी लॉन्च इन विच सिटी? दैट इज द दुबई। वर्ल्ड कैंसर डे आपका कब ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? 4 फरवरी को। रेणुका जी टेम्पल इज इन न्यूज इन कनेक्शन विद द नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वेयर इज द टेम्पल लोकेटेड? जापान इज द राइट आंसर। हु वोन द ऑस्ट्रेलिया ओपन वुमेन सिंगल 2022? एश बाटी। विच ऑथर ट्रांसलेटेड हिंदी नॉवल टॉम्ब ऑफ सैंड हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर इंटरनेशनल बुक प्राइज? गीतांजलि श्री सही आंसर होगा। नाटो का फुल फॉर्म क्या था आपका? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अब आती है आपकी एच जी के, यहाँ से आपकी एच शुरू होती है। 30 क्वेश्चन आपके इंडिया के हो गए, अब आएंगे 30 क्वेश्चन एच जी के, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपके एच के आए थे। और जैसे कि हमने अभी इन्हीं जी के स्टडी की, इन्हीं जी के में आपका 30 में से द बेस्ट स्कोर होगा 22 से लेकर 25 तक। जिसने इतना स्कोर कर लिया है उसने बेस्ट स्कोर कर लिया है इन्हीं जी के में। अब आ करते हैं एच की। एच में कहने से पहले मैं आपको बता दूं कि एच में आपका बेस्ट स्कोर रहना था 23 से लेकर 26 तक, 30 में से ये आपका बेस्ट स्कोर रहेगा इस रेंज में। पहला क्वेश्चन था आपका एच का, इरावती इज द एशियन नेम ऑफ रिवर। इरावती किसका नाम था? आप ऑप्शन से भी इसको एलिमिनेट कर सकते थे। इसका आंसर था आपका रावी, रावी का नाम था इरावती। अगला क्वेश्चन था आपको 32, गोविंद सागर लेक इज रिलेटेड टू विच रिवर? जो गोविंद सागर झील है उसका संबंध किस नदी से है? सतलुज। और ये लेक कहाँ है? बिलासपुर में। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एच प्राशल लेक, आपकी जो प्राशल लेक है कहाँ पे है? मंडी में। पीर पंजाल इज अ फेमस रेंज ऑफ विच पार्ट ऑफ हिमालय? इस क्वेश्चन को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही है हर जगह, किसका आंसर क्या होगा? इसके आंसर आपके दो बनते हैं। पहला आंसर मिडिल हिमालय रेंज एंड सेकेंड आंसर लेसर हिमालय रेंज। इसलिए मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन पे आपको चेंज करना चाहिए। जैसे इसके आंसर की आएगी आपने देखना है कि उसमें आपका आंसर क्या होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन पे चैलेंज बनता है, वो इसलिए बनता है क्योंकि मिडिल हिमालय रेंज हो या फिर लेसर हिमालय रीजन हो, दोनों आपकी एक ही बात है। लेकिन अगर बात की जाए क्वेश्चन की, क्वेश्चन पूछा गया था फेमस रेंज, और वहाँ पे देखेंगे आप ऑप्शन ए में भी आपका रेंज है, बी में भी रेंज है, सी में भी रेंज है, लेकिन डी में आपका लिखा है रीजन, तो आप मिडिल हिमालय रेंज कर सकते थे। अगर जगमोहन ब्लोखना की बात की जाए तो वहाँ पे इसका आंसर मिलता है मिडिल हिमालय रेंज। और जब हम बाकी सोर्स को पढ़ते हैं तो हमें वहाँ पे मिलता है कि मिडिल हिमालय रेंज को भी लेसर हिमालय रेंज बोलते हैं। चलिए आपको मैं इसका प्रूफ बता देता हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आपको मैं गलत आ रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे लिखा है आपका भीतरी हिमालय या मध्य हिमालय। तो भीतरी हिमालय को बोलते हैं इनर हिमालय और मध्य हिमालय को बोलते हैं मिड हिमालय। यहाँ पे देखा गया था पीर पंजाल श्रृंखला, तो ये क्वेश्चन में आपका ये पूछा गया था जो पीर पंजाल रेंज है वो आपकी किसके अंदर आती है? तो इसका आंसर आपका मिड माउंटेन या फिर मिड हिमालय भी होगा। लेकिन जो आपका मिडिल हिमालय रेंज है इसको हम लेसर हिमालय भी बोलते हैं, इसलिए इसके आंसर आपके दोनों होंगे बी और डी। लेकिन डिपेंड करता है कि एच पी हाई कोर्ट किस ऑप्शन को ज़्यादा देता है प्रायोरिटी, या फिर वो दोनों आंसर सही करेगा
या किसी एक को प्रायोरिटी मिलेगी। हो सकता है कि लेसर वाले को प्रायोरिटी मिल जाए, लेकिन अगर किसी को भी प्रायोरिटी मिलती है, हो सकता है किसी ने मिडिल किया हो, किसी ने लेसर किया हो, लेकिन दोनों आंसर के सही है। तो इस हिसाब से आप इस पर चेंज कर सकते हो, जिससे आपके आंसर की आ जाएगी। जो भी आंसर की इसका आंसर होगा मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी आप इसको दोनों आंसर मानेंगे। स्पीति रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? जो स्पीति नदी है वो आपकी सहायक नदी है सतलुज की। वेरी इजी क्वेश्चन। चैडविक वाटरफॉल कहाँ पे है? समर हिल में, शिमला में। जयंती माता टेम्पल ये आपका कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। जॉर्ना फेयर जो है ये शिमला में मनाया जाता है, कहाँ पे? चौपाल में। और प्रत्येक साल ये 14 और 15 फरवरी को मनाया जाता है। 14 एंड 15 अप्रैल को, 14 एंड 15 अप्रैल को ये मनाया जाता है हर साल, जॉर्ना फेस्टिवल चौपाल में। द ओल्ड नेम ऑफ उदयपुर, जो आपका उदयपुर है लाहौल स्पीति में, इसका ओल्ड नेम क्या था? मृकुल। मृकुल इज द ओल्ड नेम ऑफ उदयपुर। अगला क्वेश्चन था आपका 40। द राइटर ऑफ द बुक, एक बुक दी गई है द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू लाहौल स्पीति, इसके राइटर कौन थे? APF हार्डकोट। अगला क्वेश्चन है सुकेती फॉसिल पार्क, ये आपका कहाँ पे है? सिरमौर के अंदर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, काफ़ी डीप क्वेश्चन। व्हेन डिड महात्मा गांधी विजिट धर्मपुर एंड डिलीवर स्पीच? महात्मा गांधी धर्मपुर कब आए और उन्हें स्पीच डिलीवर की? गए थे आपके 1939 में, 1939। हु टुक पोजेशन ऑफ द बुक ऑफ कांगड़ा लाइब्रेरी एंड गॉट दैम ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन? काफ़ी इजी क्वेश्चन, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन। आपने अगर HPSC के एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा कि काफ़ी क्वेश्चन ये रिपीट होता है। इसका आंसर आपका फिरोज शाह तुगलक। माकंडा खड फ्लो, ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर गलत कर दिया होगा। वो इसलिए क्योंकि कई बार कैंडिडेट आपका क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ता, जल्दी में वो गलत पढ़ लेते हैं। वो माकंडा देख के ही वो करेंगे बिलासपुर, लेकिन बिलासपुर नहीं होगा। यहाँ बात की गई माकंडा खड की। अगर माकंडा मेला होता तब आपका बिलासपुर होता, लेकिन जब बात खड की गई है तो आपकी माकंडा खड कहाँ पे फ्लो करती है? डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। ऑप्शन डी इज द 100% राइट आंसर। नाको लेक, नाको लेक का संबंध कहाँ से है, कहाँ पे ये है? डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन डज नॉट फॉल इन शिवालिक रेंज? शिवालिक हिल, शिवालिक हिल में आपका कौन सी टाउन नहीं है? बात की गई थी शिवालिक हिल्स की। शिवालिक हिल में आपकी कौन सी नहीं है? तो चंबा, जोगिंद्रनगर, पालमपुर, ये तीनों आपके शिवालिक हिल में है, लेकिन मनाली आपका शिवालिक हिल में नहीं है। मनाली आपका शिवालिक हिल में नहीं है तो कहाँ पे है? मिडिल हिमालय में, यानी कि भीतरी या फिर मध्य हिमालय में है ये मनाली। क्लियर? इसलिए इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन था कैटल ब्रीडिंग फार्म इज नॉट लोकेटेड एट? जो आपकी कैटल ब्रीडिंग फार्म है वो कहाँ पे नहीं है? तो आपको पहले पता होना चाहिए था कि ये कहाँ पे है। ये कमंड में है, पालमपुर में है, बगरोटू में है, लेकिन नादौन में नहीं है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। कमंड आपका मंडी में है, पालमपुर कांगड़ा में, बगरोटू मंडी में, और इन तीन के अलावा ये दो जगह और भी है। कहाँ पे? जैसे कि आपको पता है कि CS सोल्यूशन देता है आपको हमेशा एडवांस नॉलेज, तो इस क्वेश्चन की एडवांस नॉलेज ये होगी कि जो आपकी कैट ब्रीडिंग फॉर्म है ये आपकी 5 जगह पे है। पहली कमंड जो कि मंडी में, दूसरी भंगरोठू ये भी मंडी में है, तीसरी पालमपुर ये कांगड़ा में, और चौथी बिलासपुर में। बिलासपुर में कहाँ पे? कोठीपुरा में। और पाँचवीं सुन्नी में, डिस्ट्रिक्ट शिमला। नादौन में ये नहीं है, यानी कि हमीरपुर में नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन आता है 48 HPG का। हु फाउंड द सुकेत स्टेट? यहाँ बात की गई सुकेत स्टेट की, इसलिए आपका आंसर होगा बीरसेन। अगला आता है हमारे पास थाना प्लॉन। थाना प्लॉन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपका किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये आपका है डिस्ट्रिक्ट मंडी में। हु रोड दी बुक HP इट्स शेप एंड स्टेट? इस बुक के लेखक कौन है? किसने लिखी थी ये बुक? आपके वाइस परमार ने, यशवंत सिंह परमार ने लिखी थी ये बुक। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज नॉट लोकेटेड इन चंबा? ऐसा कौन सा वाटरफॉल था आपका जो चंबा में नहीं है? धंचो है, काली का कुंड है, सतधारा है, लेकिन रहाला आपका नहीं है। अगर रहाला चंबा में नहीं है तो कहाँ पे है? कुल्लू में। रहाला आपका कुल्लू में है। हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ हिमालय हिल स्टेट रीजन काउंसिल? यहाँ बात की गई फर्स्ट प्रेजिडेंट की। मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर लगा दिया पंडित पद्मदेव, जो कि गलत हो गया। आंसर इसका था स्वामी पूर्णानंद। ये थे आपके फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ द, इसको बोलते हैं HHSR। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पास लाइज बिटवीन लाहौल एंड स्पीति? कुंजुम दर्रा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर था। 54
कालका शिमला रेलवे लाइन वॉज इनऑगरेटेड इन द ईयर ऑफ 1903। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर था। सॉइल टेस्टिंग लैब हैव बीन इस्टेब्लिश इन ऑल डिस्ट्रिक्ट एक्सेप्ट। ये सभी डिस्ट्रिक्ट में थी लेकिन किस में नहीं थी? लाहौल स्पीति में ये नहीं थी। विच मोनेस्ट्री इज नोन एज अजंता ऑफ हिमालय? सबको पता है ताबो मठ। हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ विधानसभा? पंडित जयवंत राम। हिमाचल प्रदेश बीट विच स्टेट टू लिफ्ट मैदान विजयचार्य टाइटल। इन्होंने किसको हराया था, किसको बीट किया था? तमिलनाडु को। ऑप्शन डी आपका सही आंसर था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट पीक एंड शिमला? शिमला में अगर हाइएस्ट पीक की बात की जाए तो आपका है चांशल। अगर चांशल का ऑप्शन नहीं होता तो आपका हाटू करते, लेकिन ऑप्शन में चांशल है। सलोनी मेज टू गेट जीआई टैग, जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग, इट इज़ फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? ये मिला था चंबा में, चंबा रुमाल के बाद मिला था ये सलोनी मेज को। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है आपकी? चंबा। यहाँ पे आपकी एच के खत्म। अब आपकी शुरू होगी रीजनिंग। 30 क्वेश्चन आपके एच के खत्म हो गए, जिसमें आपका बेस्ट स्कोर रहना था 24 से लेकर 26 तक। जिसने इतने क्वेश्चन सही कर लिए हैं उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है एच में। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन था आपका कंप्लीट द गिवन सीरीज। आपको सीरीज दी गई है, आपने इसको करना है कंप्लीट। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? 28, 33, 31, क्वेश्चन मार्क 34, 39। इसमें क्या करना था? 28, 5, 33 मतलब +5 -2 +5 -2। ये सीरीज थी। देखिए 28, 5, 33, 33 में से 2 गए 31, 31, 5, 36, 36 में से 2 गए 34, 34, 5, 39 और आगे कोई सीरीज नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया? 36। ऑप्शन सी सही आंसर था। अगला क्वेश्चन था हमारे पास ब्लड रिलेशन से। क्वेश्चन था पॉइंटिंग टू अ बॉय अ मैन सेड टू वुमन हिज मदर इज ओनली डॉटर ऑफ द योर फादर। जब भी ऐसे क्वेश्चन को करते हैं तो इनको करते हैं तोड़ तोड़ के, मतलब हर एक लाइन को आपने ध्यान से समझना है और उसको सॉल्व करना था। लास्ट में पूछा गया था कि हाउ वॉज द बॉय रिलेटेड टू वुमेन? जो बॉय है उसका वुमेन से क्या रिश्ता है? जब उसको सॉल्व किया गया उसका आंसर आया सन। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और इसे सॉल्व कर सकते हो। और इस लेक्चर के बाद इस पेपर की कंप्लीट पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी इसकी पीडीएफ। अगला क्वेश्चन था विच वर्ड अमंग अस द फॉलोइंग डिफरेंट? इन चारों में से कौन सा डिफरेंट है? देखिए इंडेक्स, ग्लॉसरी, चैप्टर, ये तीनों आपके कहाँ आते हैं? बुक के अंदर। इसलिए बुक इसका डिफरेंट होगा। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। चूज द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। इन चारों में से कौन सा नंबर आपका डिफरेंट है? अब ध्यान से देखेंगे हम इसको। 27, 27 आपका कैसा आता था? 3 का क्यूब, 3 3 9 3 27। ऑप्शन बी भी क्या? 64, 4 का क्यूब, 4 चौके 16 चौके 64। क्लियर। सी में दिया था 125, 5 का क्यूब, 5 5 25, 5 125। लेकिन जो आपका डी है 144, यहाँ पे आपका कोई भी 3 का क्यूब नहीं आ रहा है। 144 तो आपका 12 का स्क्वायर है, जो कि गलत हो गया। जब इन तीनों में तीन का क्यूब चला था डिजिट का, लेकिन यहाँ पे आपका स्क्वायर हो गया, इसलिए आपका ये डिफरेंट हो गया 144। ये आपका आंसर हो गया। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको रीजनिंग में सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकूँ। अभी तक आपको किसी चैनल ने रीजनिंग का सोल्यूशन नहीं करवाया होगा, डायरेक्ट वो आपको आंसर बता रहे हैं। लेकिन इस चैनल की खासियत ये है कि आपको मिलता है यहाँ पे एडवांस सॉल्यूशन। वैसे तो आपको कंप्यूटर का सॉल्यूशन मिलता था एडवांस, लेकिन अब धीरे धीरे आपको हर टॉपिक का एडवांस सॉल्यूशन मिलेगा, चाहे वो जीके हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे कोई भी हो टॉपिक हो। अगला क्वेश्चन था आपका विच इज़ द डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट? इन सब में से आपका डिफरेंट क्या है? अगर हम देखें ए से लेकर जेड तक हम अगर देखेंगे तो बी एन सी आपका एक साथ आता है। एफ एन जी ये भी आपका एक साथ आता है, इनमें कोई गैप नहीं होता। पी एन क्यू ये आपका एक साथ आता है। लेकिन अगर टी और वी बात की जाए तो टी यू होता तो सही होता, लेकिन टी यू वी आ गया, यहाँ पे आपका एक लेटर आ गया बीच में, तो ये आपकी सीक्वेंस बिगड़ रही है। तो आंसर होगा डी। ये आपका इन दोनों से डिफरेंट है। अगला क्वेश्चन था आपका चूज द वर्ड डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट। इन तीनों में चारों में से कौन सा वर्ड आपका डिफरेंट है? कैप आप हेड में पहनते हो, टर्बन पगड़ी जिसको भी आप सिर में पहनते हो, हेलमेट इसको भी सिर में पहनते हो, लेकिन यहाँ देखिए वेल, ये आपका डिफरेंट है इन तीनों से, इसी का आंसर हुआ वेल। ऑप्शन सी सही आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन था आपका, यहाँ बात की गई है मनोज इज हैवियर देन रजत। जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो इन्हें तोड़ के करते हैं, मतलब एक एक लाइन को पढ़ना है, उसको करना है, पूरा क्वेश्चन कभी नहीं पढ़ना। यहाँ बात की गई थी मनोज इज हैवी देन रजत। जो मनोज है वो हैवी किससे है? रजत से आपने लिख दिया, लेकिन इसने कहा बट नॉट देन रमन। इसका मतलब क्या हुआ?
कि रमन से ज़्यादा नहीं है, लेकिन रजत से ये हैवी है। तो रमन क्या आएगा यहाँ पे, आर ए लिख दिया मैंने। तो इन तीनों में से रमन आपका सबसे हैवी हो गया। क्लियर। आगे पूछा गया था रजत इज़ हैवी देन जयेश। जो रजत है वो हैवी किससे है, जयेश से। तो हमने रजत रजत लिख दिया यहाँ पे। क्या कर रजत है, ये हैवी किससे, जयेश से। तो जयेश आपका यहाँ आ जाएगा, जय से। फिर बात की गई थी कृष्णन इज हैवी देन सुरेश। यहाँ पे मैंने लिख दिया कृष्णन इज हैवी देन सुरेश, ऐसा हो गया। बट लेट देन रमन, लेकिन रमन से छोटे हैं। तो आपका रमन कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रमन के बीच में आ जाएंगे ये दोनों। अब लास्ट में क्या पूछा गया था, हु इज़ द हैवीएस्ट। तो सबसे हैवीएस्ट का आपका कौन सा रहा, टॉप में रमन। इसे आपका आंसर रमन आया। इसको आप वीडियो को पॉज कीजिए और ध्यान से सॉल्व कीजिए, आपका आंसर रमन ही आएगा। इस टाइम मेरे पास इक्विपमेंट की कुछ कमी है, इसलिए मैं आपको ढंग से नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है कि इसका आंसर आपका रमन ही आएगा। अगला क्वेश्चन था चूज दी करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। आपको इंग्लिश के 4 शब्द दिए गए थे, कौन सा सही लिखा गया है। कंपनसेट को आप लिखते हैं ऐसे, COMPASSIONATE, ये आपका सही है। इंस्टीट्यूशन कैसे लिखते हैं, INSTITU इंस्टीट्यूशन। DEFIANCE, ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग थी डिफेंस की। अगला था डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को कैसे लिखते हैं, DISCIPLINE। उसका अगला था मेंटेनेंस, MAINTENANCE। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ये आपके पांचों सारे चारों सब इजी थे, आप इसमें 5/5 ले सकते थे। अगला क्वेश्चन आता है हाउ मैनी मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड जेंटलमैन विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ लेटर। बोला गया है कि आपको एक शब्द देखा है जेंटलमैन, आपने इससे शब्द बनाने हैं, लेकिन जब भी आप शब्द बनाओगे तो आपने लेटर का ऑर्डर चेंज नहीं करना है। मतलब जेंटल, GENTLEMEN, ये आपका कंप्लीट वर्ड था, आपने इसे लगाने वर्ड। पहला वर्ड आपका क्या क्या निकलता है, जेंटल, एक वर्ड तो आपका ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, मैन। इन्होंने बताया कि कोई भी आपका ऑर्डर चेंज नहीं होगा। देखिए यहाँ पे फोकस कीजिए, विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ लेटर। लेटर आपने चेंज नहीं करने हैं। जैसे आपका ई है, एन है, तो आपकी सेम ही रहेंगी, इनको आप आगे पीछे नहीं कर सकते। मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते कि कोई आपने शब्द ऐसा ना दिया कि आपने टी पहले ले लिया, फिर आपने ई पीछे से ले लिया, फिर आपने आगे से कोई एम लगा दिया, ऐसे नहीं कर सकते। एक सीक्वेंस में आपने जो लेटर लिखे गए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपने माने शब्द। तो एक आपका जेंटर बन गया, एक मैन बन गया। आपने वर्ड ऐसे माने थे जिनका एक परफेक्ट मीनिंग निकलता हो, तो दो आपके ये हो गए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसका आंसर टेन भी होगा और जैम भी होगा, लेकिन अभी मेरे नॉलेज के हिसाब से इसका आंसर भी 2 होगा, 4 इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर हम बढ़ाएंगे 10 तो देखेंगे हम, तो टी तो आपको यहाँ हो गया। तो अगर हम ई ले रहे हैं तो ई आपका आगे है, मतलब एक सीक्वेंस में नहीं है, उसके पीछे आपका एल आ रहा है और एन भी आपका काफ़ी दूर है। तो शायद इसी के से मुझे ठीक नहीं लग रहा है। अगर इसका आंसर 4 हुआ तो आपको मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, लेकिन अभी आप इसका आंसर 2 मानेंगे। अगला क्वेश्चन था नेक्ड इज रेडी टू क्लोथ इन द सेम वे थर्स्टी इज रेडी टू विच। अगर नेक्ड का मतलब क्लोथ से है, संबंध इससे है, तो थर्स्टी का संबंध किससे होगा, वाटर से। अगला क्वेश्चन था आपका मदर ऑफ क्यू इज सिस्टर ऑफ पी एंड डॉटर ऑफ एम। एक लाइन खत्म हो गई। एस इज द डॉटर ऑफ पी एंड सिस्टर ऑफ टी, वट इज द रिलेशन बिटवीन एम एंड टी। जब इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया तो इसमें एक चीज़ पाई गई कि इसमें कुछ ऐसे लेटर थे जिनकी जेंडर डिफाइन नहीं है, और इस क्वेश्चन में जब तक जेंडर डिफाइन ना हो तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। लेकिन तब भी हर तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की गई। इसका आंसर आपका कोई भी नहीं आएगा, आंसर इसका नन ऑफ दीज आएगा। वजह ये थी कि इसमें जेंडर डिफाइन नहीं है, कुछ रिलेशन ऐसे थे जिसमें जेंडर डिफाइन नहीं है। अगर जैसे ये बोलने का मतलब है कि इसने लिखा है क्यू सिस्टर ऑफ पी, तो पी आप पी की सिस्टर है, तो ये पी की बहन है, तो पी इसमें क्या भाई है या फिर वो एक मेल है या फिर फीमेल है, ये मेंशन नहीं किया गया है। तो इसका भी इफेक्ट पड़ता है इन क्वेश्चनों में। जब तक जेंडर डिफाइन नहीं हो तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, इसलिए क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं हो पाया, आंसर इसका नन ऑफ दीज आया। अब आता है सबसे अच्छा क्वेश्चन इस रीजनिंग का, जिससे मेरिट आपकी डिसाइड हो सकती है, क्योंकि अभी तक जितने क्वेश्चन आपके रीजनिंग थे सब ईजी थे, लेकिन अब आपके 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं। अगर आपने इस फर्स्ट
स्टेटमेंट को सही पढ़ लिया, सही तरीके से डिजाइन कर लिया तो आपके पाँचों के पाँचों सही होते। लेकिन अगर आपको सर्कल वाले में जरा से भी गलती होती तो आपके पाँच के पाँच गलत हो जाएंगे, और कहीं उनके हुए भी हैं। समझते हैं इन्होंने क्या बोला था। क्वेश्चन आपका ये था, PQRSTUV आर सिटिंग अराउंड सर्कल। ये आपके 3 3 6 7 7 लोग हैं जो आपके सर्कल में बैठे हैं, और इनका जो फेस है वो सेंटर की तरफ है, मतलब सेंटर में इनका फेस है। यहाँ बात की गई थी, बोला गया था कि R इज़ दी नेक्स्ट, जो आपका R है, R इज़ दी नेक्स्ट टू दी लेफ्ट ऑफ यू, एंड R इज़ दी नेक्स्ट टू दी लेफ्ट ऑफ यू, एंड V इज़ दी सेकेंड टू दी लेफ्ट ऑफ R। और फिर पूछा गया था, P इज़ दी सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T, Q इज बिटवीन S एंड T। जब इस पूरी स्टेटमेंट को पढ़ा गया तो आपका ये बनेगा सर्कल जो यहाँ पे बनाया गया है। ये देखिए, SQTURPV। देखिए क्या लिखा गया था, R इज नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ U। U के लेफ्ट में R है और नेक्स्ट है, तो U आपका यहाँ, R आपका यहाँ बन गया। फिर लिखा गया था V इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R। जो आपका V है वो R के लेफ्ट में है लेकिन सेकंड पोजीशन पे है। तो देखिए V कहाँ पे है, R के फर्स्ट में क्या आ गया P, और V आपका सेकंड आ गया, और ये R का लेफ्ट है। देखिए लेफ्ट एक ये पड़ेगा। और फिर बात की गई थी, P इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T। जो P है वो T के लेफ्ट में है लेकिन थर्ड पोजीशन में है, तो T का लेफ्ट क्या हुआ, T का लेफ्ट हुआ ये वाला रेंज। तो 1 2 3, तो P आपका यहाँ आ गया। ये देखिए P आपका यहाँ आ गया T के थर्ड में, लेफ्ट में, इस तरीके से। फिर बात की गई थी, Q इज़ बिटवीन S एंड T। जो आपका Q है वो S और T के बीच में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ये सर्कल बना है बिल्कुल सही बना है, आपका ये ऐसे ही बना था। अब आ जाती है क्वेश्चन की। क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स। इन चारों में से आपका फॉल्स क्या था, ऑप्शन नंबर डी। ये फॉल्स है, बाकी सब आपके सही है। अगर आपने ये सर्कल बनाया था तो उस हिसाब से ये आपका गलत है। अगला क्वेश्चन था हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। उस टेबल के हिसाब से ट्रू क्या था आपका, ट्रू आपका था ऑप्शन नंबर ए। ये आपका बिल्कुल सही था। देखिए मैं दोबारा से बना देता हूँ आपके लिए। ये सर्कल था, यहाँ पे आपका था Q, यहाँ पे था आपका T, यहाँ पे था आपका S, और यहाँ पे था आपका V, यहाँ पे था आपका P, यहाँ पे R, यहाँ पे U। पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो जो आपका P है, P इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ V। V के इमीडिएटली राइट में, V का राइट कौन सा होगा, सॉरी, P इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ V। जो P है V के इमीडिएट राइट में है। देखिए V का लेफ्ट ये हुआ और B का राइट ये हुआ, तो जो V है, जो P है आपका V के राइट में है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर था। अगला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ द फर्स्ट पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द सेकंड पर्सन। उस टेबल, उस सर्कल के हिसाब से आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, S एंड V। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द मिडल पर्सन सिटिंग बिटवीन द अदर टू। ये आपका तीनों गलत दिए गए हैं। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, नन ऑफ दीज। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ यू। यू की पोजीशन आपकी क्या थी, फोर्थ टू द राइट ऑफ S। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि ये आपका इस तरीके से बना था अरेंजमेंट। इसको आप कॉपी कीजिए और उसके बाद इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आपके आंसर सब यही आएंगे जो मैंने आपको बताया। इसका डी आएगा, इसका ए आएगा, इसका डी, उसके बाद इसका सी, इसका डी। अब आता है हमारे पास कंप्यूटर। इस पेपर का लास्ट सेक्शन, वेरी इजी सेक्शन था कंप्यूटर का। पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द कंप्यूटर टर्न ऑन। जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तब आपका कौन सा प्रोसेस ऑन होता है, जो ऑटोमेटिक होता है, दैट इज बूटिंग। अगला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग माउस एक्शन इज यूज टू एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को करना है एक्सेस, आप क्या प्रेस करेंगे, राइट क्लिक ऑफ द माउस। विच अमंग द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की फॉर स्लाइड शो, MS पावरपॉइंट, F5। अगला क्वेश्चन था हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा। डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है आपकी कंप्यूटर में, बिट। बिट के बाद आपकी निबल, निबल के बाद आपकी बाइट, एंड बाइट के बाद आपकी किलोबाइट।
विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एक्सटेंशन ऑफ पिक्चर फाइल। बात करिए पिक्चर फाइल की, तो आपका JPG, GIF एंड PNG ये आपकी पिक्चर फाइल होती है, लेकिन .tpf नहीं होती। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ग्राफिकल इंटेलिजेंट फॉर्मेट, ग्राफिकल इंटेलिजेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, ये थे आपके 3 पिक्चर के। अब आती है बात .tpf की। .tpf के पूरा नाम क्या था? इसका पूरा नाम था आपका ट्रांजिट नेक्स्ट पैक ट्रांसलेशन फॉर्मेट। ये आपकी एक फाइल होती है .tpf। इसका यूज़ क्या होता है? डाटा माइनिंग एंड प्रिडिक्टिव एनालिसिस के लिए। ये एक सेटिंग फाइल होती है जो क्रिएट की जाती है IBM SPSS से। IBM SPSS एक सेटिंग फाइल करती है क्रिएट किसके लिए? टू यूज फॉर डाटा माइनिंग एंड प्रिडिक्टिव एनालिसिस। अब आप सोचेंगे कि SPSS क्या हुआ? SPSS हुआ आपका स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस। In Excel to protect a worksheet, you can choose protection and protect sheet from which of the following menu। कंप्यूटर का ये ऐसा क्वेश्चन था जिससे आपकी मैथ चेंज हो सकती है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको सबको नहीं आता था, क्योंकि यहाँ पे वेरी करता है वर्जन टू वर्जन। मैंने आपको बताया था अगर बात आपकी मेन्यू की जाए तो आपने डायरेक्ट हिंट लगानी है कि बात आपकी हो रही है ओल्डर वर्जन की, क्योंकि आपके जो न्यू वर्जन थे उसमें आपके मेन्यू नहीं होते थे, वहाँ आपके यूज़ होते थे टैब, लेकिन मेन्यू यूज होते थे आपके ओल्ड वर्जन पे। इसलिए आपका आंसर क्या हुआ? टूल्स। 2003 में आपका टूल में आपका होता था प्रोटेक्शन शीट। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम चेंज कर दे न्यू वर्जन में, तब आपका आंसर क्या होता? रिव्यू टैब। लेकिन जब ऑप्शन में कहीं रिव्यू नहीं है, इसका भी एक आपको हिंट मिल जाना था कि आपके बात हो रही है ओल्डर वर्जन की। अगला क्वेश्चन, ये भी आपका ऐसा क्वेश्चन है जैसे आपकी मैथ बनेगी, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर कर दिया कोड या सिंटैक्स। लेकिन क्वेश्चन क्या क्या था? What is the term used for prescribed set of well-defined instruction for solving a mathematical problem? एल्गोरिदम। आपको पता होना चाहिए कि हमेशा कोडिंग से पहले, प्रोग्राम लिखने से पहले हम लाते हैं एल्गोरिदम। एल्गोरिदम के बाद ही हम लिखते हैं प्रोग्राम। इसलिए आपका फर्स्ट टाइप का था एल्गोरिदम। इसी से आपकी मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व होगी और इसमें आपकी सारी इंस्ट्रक्शन होगी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। द फीचर इन द MS वर्ड टू अलाउ द चेंज द कलर ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट। अगर आपने किसी टेक्स्ट का कलर चेंज करना है MS वर्ड में, तो आपकी कौन सी फीचर होगी? फॉन्ट कलर। ऑप्शन सी विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए शॉर्ट एक्सेस टाइम। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। कैशे मेमोरी। व्हाट इज़ द मैक्सिमम जूम। मैंने आपको बताया था J239 की तहरीक जब आपको कराया था मैं कि जो आपका MS पावर पॉइंट होता है और MS एक्सेल, इसमें आपके मैक्सिमम जूम होता है 400%। लेकिन बात की जाए MS वर्ड की, तब आपका आंसर होना था 500। 91 शॉर्टकट की टू यूज स्पेल चेक। F7 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। आपका हॉटमेल भी है, जीमेल भी है, आउटलुक भी है, लेकिन बिंग आपका नहीं है। बिंग आपका सर्च इंजन है। सेलेक्ट द ऑड मैन आउट। इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर, ये तीनों आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं है, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मतलब बोलने का मतलब ये है कि ये तीनों आपके OS के अंदर ही आते हैं। OS इनका सबका पेरेंट है, तो इन सबसे डिफरेंट क्या हुआ? ऑपरेटिंग सिस्टम। What is the note or an annotation that an author or reviewer add to document? Focus on the word reviewer. इसका आंसर होगा आपका comment. In CRT, T stand for। CRT का मतलब था cathode ray tube, तो T का मतलब क्या हुआ? tube. In the word, the mailing list is known as the data source। ये आप यूज़ करते हैं मेल मर्ज में। Speed of supercomputer। सुपर की जो स्पीड होती है वो मेजर की जाती है फ्लॉप्स में। अब फ्लॉप्स का पूरा नाम क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीडियो फॉर्मेट? BMP, GIF, PNG, ये आपके पिक्चर फाइल है, लेकिन बात की जाए .FLV, ये आपकी वीडियो फाइल है। एंड FLV का मतलब क्या हुआ? FLV का मतलब क्या हुआ? फ्लैश वीडियो फाइल। फ्लैश वीडियो फाइल। आपको पेपर सभी सॉल्व कराए होंगे, लेकिन इस लेक्चर में आपको मिलेगा डिटेल सोल्यूशन। इसलिए आपका जो CS सोल्यूशन है, आपका यूनिक चैनल है, वन टैप सोल्यूशन इज CS सोल्यूशन। क्योंकि इस चैनल का काम यही नहीं है कि आपको सिर्फ आंसर आना है, आपको पता होना चाहिए कि वो आंसर आपका क्यों है और बाकी आंसर आपके क्यों नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए आपको एडवांस नॉलेज दी जा रही है। FLV होगा आपका फ्लैश वीडियो फाइल। 99 What type of technology allow you verbally
स्पीक विद समवन ओवर द इंटरनेट। यहाँ पे हिंट है वर्बली। तो आपको पता होना चाहिए था कि जो VoIP है इसका नाम था वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये आपका यूज़ होता है वर्बली स्पीक करने के लिए इंटरनेट में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, जनरली वेब एड्रेस लोकेटेड बाय, जो आपके वेब एड्रेस होते हैं वो कहाँ पे लोकेट किए जाते हैं? URL से। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन सी का सही आंसर होगा। तो 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं इस पेपर के। जहाँ तक मुझे लगा कि पेपर आपका काफ़ी इजी था। इस पेपर में आपका मिनिमम स्कोर 70 तो आना ही चाहिए। इसी चीज़ का स्कोर है वो आपके सेफ जोन में नहीं है, क्योंकि आपकी इसमें 19 पोस्टें हैं और इन्होंने अपनी एडवर्टीजमेंट में और सिलेबस में ये मेंशन किया था कि हम जो आपका सेकंड प्रोसेस है मेन, उसमें लेंगे हम एक पोस्ट पे 6। मतलब टोटल आपके आज थे 10,717 बच्चे, लेकिन आज पेपर देने कितने आए हैं या ये पता नहीं है, लेकिन इनको चाहिए एक पोस्ट पे 6। डिपेंड करता है कि ये एक पे 6 लेते हैं या एक पे 20 लेते हैं। जिस तरीके से इन्होंने पहले बोला था कि नेगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन आज इन्होंने पेपर में लिख दिया नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। उसी तरीके से इन्होंने लिखा था एक पोस्ट पे 6। अब पता नहीं ये क्या करेंगे, ये 20 भी ले सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्दर प्रोसेस। एंड इसके अगले लेक्चर में आपको मिलेगी इसकी कट ऑफ, इस पेपर की कट ऑफ क्या रहेगी। लेकिन इस पेपर में मेरे हिसाब से द बेस्ट स्कोर रहेगा आपका 86 से लेकर 90 के बीच। ये आपका द बेस्ट स्कोर है इस पेपर का। और 70 नंबर आपको मिनिमम पेपर में लेने थे, इतने आपको लेने ही पड़ने थे इस पेपर में नंबर। ये आपका मिनिमम स्कोर था। इससे कम जिसका स्कोर है वो आपका सेफ जोन में नहीं है मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि पेपर आपका बहुत था ईजी। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे उसके लिए सॉरी, लेकिन पेपर का लेवल बहुत ईजी था। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, वो पढ़ाई करते हैं कम, और जब हम बनाते हैं वीडियो वो बोलते हैं कि आप कुछ ज़्यादा ही एडवांस कट ऑफ बता रहे हो और पेपर को ईजी बोल रहे हो। हम पेपर को ईजी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने स्टडी की है काफ़ी हार्ड। अगर आप लोग पढ़ाई कम करेंगे तो आपके लिए हर पेपर टफ होगा। जिस तरीके से मैक्सिमम स्टूडेंट 939 को बोल रहे हैं पेपर आपका टफ था, टफ वो कहाँ से हो गया? पेपर वो आपका बहुत ही ईजी था। इतना ईजी पेपर आज तक नहीं देखा गया है JOIT में, बहुत ही आसान पेपर था। इसलिए मैंने उस पेपर में बताया था आपको 70 से 75 के बीच कट ऑफ टाइपिंग के लिए। अगर वो कट ऑफ सही होती है तभी ठीक है, गलत होती है तभी ठीक है, हमें से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम बताएंगे अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि पेपर आपका काफ़ी ईजी था। अगर किसी स्टूडेंट ने पढ़ाई कम की होगी तो उसे वो हर पेपर टफ लगेगा, ये मेरा फैक्ट है। तो अब आपने क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे आपने बताना है कि आपने इस पेपर में क्या स्कोर किया। HP हाई कोर्ट क्लर्क में आपने क्या स्कोर किया 100 में से, जिससे हमें आइडिया मिल जाएगा कि आपने मिनिमम स्कोर क्या लिया है और कट ऑफ क्या रहने वाली है। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो with new content, new knowledge, new concept. Thank you. Have a nice day.